हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो आज हम लोग रीतिकाल की परिस्थितियाँ के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग रीतिकाल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है रीतिकाल। देखिए, परिचय में साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान होता है। प्रत्येक युग का वातावरण राजनीति, समाज, धार्मिक और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। इसीलिए युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। रीतिकाल की पृष्ठभूमि के संदर्भ में विभिन्न परिस्थितियों का विवरण निम्न है। चलिए अब हम लोग फर्स्ट में राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं ये पढ़ेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है, राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्यों का जो विस्तार किया था, शाहजहां ने उसी की वृद्धि की थी। इसके पश्चात शाहजहां के रुग्ण होने और उसकी मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ होते ही यह वैभवशाली साम्राज्य ऋषणोन्मुखी ही हो गया। उसका ज्येष्ठ पुत्र द्वाराशिकोह का छोटा पुत्र औरंगजेब ने हत्या कर ज्यों ही शासन की बागडोर संभाले त्यों ही जागीरदारों, राजाओं और हिंदुओं के धार्मिक उपद्रव आरंभ हो गए। अगला पॉइंट है, औरंगजेब के पश्चात 1707 ईस्वी में उसके पुत्रों के बीच भी संघर्ष हुआ और उसका द्वितीय पुत्र मुअज्जम गद्दी पर बैठा। वह यद्यपि कुछ उदार था पर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। उसके बाद 1712 ईस्वी में इस साम्राज्य का पतन आरंभ होता है। लगभग 50 वर्ष तक शासन एक प्रकार से स्थिर न हो सका। अगला पॉइंट है, यह बात तो रही केंद्रीय शासन की। जहाँ तक प्रदेशों का प्रश्न है, रीति काव्य की रचना के क्षेत्र अवध, राजस्थान और बुंदेलखंड की कथा भी ऐसी ही है। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था और उसके अधीन थे मनसबदार अथवा अमीर उमराव। इनके बाद ओहदों के अनुसार दूसरे कर्मचारी आते थे और सबका कर्तव्य कर्म अपने से ऊपर वालों को प्रश्न करना था। नीचे वालों के यह मात्र संपत्ति समझते थे। इस युग में गरीबों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी और शासक एवं संपन्न वर्ग श्रम किए बिना ही संपन्न था। जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति रक्षा आदि का भी इस काल में कोई प्रबंध न था। ऐसी शोचनीय अवस्था में यदि लोग भाग्यवादी अथवा नैतिक मूल्यों से रहित थे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका भोग उनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। किसी भी कन्या का अपहरण अभिजात वर्गों के लोगों के लिए साधारण बात थी। कम उम्र से ही लड़कियों का विवाह हो जाता था। चलिए हम लोग अब धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। क्या थी धार्मिक स्थिति? हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव था, उनके पीठाधीश लोभवंश राजाओं और श्रीमानों को गुरु दीक्षा देने लगे थे। मंदिरों में भी ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य राम कृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने लगे थे, उनकी लीलाओं में अपनी विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। नेक्स्ट है, दूसरी ओर इस्लाम धर्म पर इस विलास वैभव का सीधा प्रभाव तो नहीं था, पर रूढ़िवादिता के कारण अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यह जीवन की वास्तविकता से हट गया था। नमाज, रोजा आदि के यथाविध पालन को ही धर्म समझने के कारण वह आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जिससे व्यक्ति के संस्कारों में उदारता आती है। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर पड़ गए।
नेक्स्ट है साहित्य एवं कलाओं की स्थिति। साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। इस काल के कवि और कलाकार यद्यपि साधारण वर्ग के व्यक्ति हुआ करते थे, तथापि अपने आश्रयदाता मुगल सम्राटों या देसी राजा व नवाबों से उन्हें इतना सम्मान मिलता था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गणना होती थी, क्योंकि उचित सम्मान कवि या कलाकार के सर्जन व्यापार को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक सहायक हुआ करता है। इन लोगों ने अपनी अपनी कला का परिचय, गुण और परिणाम दोनों ही दृष्टि से अधिकाधिक विकास किया। हम लोग देख चुके गाइस इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी मतलब परिचय इनका सब पढ़ चुके हम लोग। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कैसी वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।